नमस्कार। आज हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे वसीयत अर्थात विल। इंग्लिश में विल, हिंदी में वसीयत। अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा कौन आदमी वसीयत कर सकता है, ठीक है ना? और कौन आदमी उस वसीयत का ग्रहीता अर्थात स्वीकारता वाला बन सकता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि विल के मामले में सबसे पहले एक अहम बात ये है कि विल भी वही आदमी कर सकता है जिस आदमी ने उस संपत्ति को स्वयं के द्वारा अर्जित किया हो। अर्थात जिस व्यक्ति के द्वारा ऐसा ना हो कि वो संपत्ति जो उसे प्राप्त है, जिसके संबंध में जो बिल बनाना चाहता है, वो संपत्ति उसे पैतृक रूप से प्राप्त हुई हो। पैतृक संपत्ति का बिल नहीं बना सकता, ठीक है नहीं? वो केवल जो बिल बनेगी वो ओनली फॉर ओनली विल उसी संपत्ति की कर सकता है जिस संपत्ति को जो व्यक्ति विल करना चाह रहा है उसने स्वयं मेहनत करके या अपनी तनख्वाह से या जो भी है वो कार्य करता है उससे उसने खरीदी है और स्वयं अर्जित की हुई संपत्ति है और उसका वह स्वयं रजिस्टर्ड मालिक भी है, ठीक है ना? अर्थात सेल डीड के द्वारा मालिक भी बनता है, तब वो उस बिल को किसी के फेवर में कर सकता है। अन्यथा जब भी बिल कभी बनाएगा या बनाने की कोशिश की जाएगी तो वो बिल नहीं बन सकती, क्योंकि उसमें सबसे पहला विल बनाने में यही सबसे अड़चन है कि पहले विल वही व्यक्ति करेगा जिसने स्वयं वो संपत्ति अर्जित की हो और स्वयं के नाम हो। उस संपत्ति को ही वो किसी अन्य व्यक्ति को विल के माध्यम से दे सकता है, अन्यथा नहीं। अब इसका दूसरा पक्ष आते हैं। 3 पक्ष हैं एक्चुअल में इस विल के संबंध में। पहला पक्ष कौन संपत्ति कर सकता है, दूसरा पक्ष जो संपत्ति लेने वाला है, तीसरा पक्ष वो ये बिल कब लागू होती है, ठीक है ना? अब हम दूसरे पक्ष की बात करते हैं जिसमें कि लेने वाला है। अगर वो लेने वाला संपत्ति को स्वीकार नहीं करता है तब भी वो विल वैलिड नहीं होती, ठीक है ना? वैलिड से मतलब यह है कि उसका स्वीकार करना जरूरी है। बहुत बार ये होता है कि लोग मना कर देते हैं, ठीक है ना? बहुत बार ये होता है कि जिसके सब फेवर में जो संपत्ति करी है उसे पता ही नहीं है कि मेरे फेवर में वसीयत की गई है ये, ठीक है ना? इसलिए अब उसका स्वीकार करना ना स्वीकार करना उसके ऊपर पड़ता है। जो व्यक्ति को दी जा रही है उस व्यक्ति के ऊपर ये निर्भर करता है। अगर वो स्वीकार कर लेता है तो ठीक है, अगर वो स्वीकार नहीं करता है तो वो संपत्ति राज्य सरकार में अटैच हो जाएगी या फिर और प्रावधान है वहाँ चली जाएगी, ठीक है ना? लेकिन जिसे स्वीकार करना है उसे लिखित में देना होता है कि इस संपत्ति को मैं लेना नहीं चाहता, राज्य सरकार में निहित कर दी जाए या कहीं और कर दी जाए, तब वो संपत्ति वहां निहित कर दी जाती है, ठीक है ना? अब आते हैं अब इसके तीसरे पक्ष का। तीसरा पक्ष क्या है? तीसरा पक्ष ये है कि ये सम विल अर्थात वसीयत लागू कब होती है ना? सबसे अहम भाग मतलब मुख्य भाग ये जो है वो यही है कि वसीयत कब लागू होती है। वसीयत हमेशा जब लागू होती है जब जो जिस व्यक्ति ने वसीयत को किया है वो वसीयत करने वाला जब तक वो एक्सपायर अर्थात उसका स्वर्गवास नहीं हो जाता। वो वसीयत तब लागू होती है जब वो उसका स्वर्गवास हो चुका है जिसने वो वसीयत की है। क्योंकि वसीयत का मतलब यह है कि मैं जीते जी इस प्रॉपर्टी का मालिक रहूंगा और जब वो नहीं रहेंगे तो जिस व्यक्ति को वो वसीयत कर रहे हैं उस संपत्ति के मालिक उन्हें बना दिया जाए, ठीक है ना? तो वसीयत का मुख्यतः पर्पज ये होता है कि आप मरने से पहले या स्वर्गवास होने से पहले अपनी इच्छा अनुसार जिसे आप देना चाहते हैं संपत्ति को आप उसके फेवर में कर सकें। इसलिए ये प्रोविजन वसीयत का भारत सरकार के द्वारा बनाया गया और ज़्यादातर मानव इच्छा को अंतिम मानते हुए इस वसीयत का सरकार के द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना? जिससे उसकी संपत्ति को कोई नुकसान ना करे या वो जिसे देना चाहता है वो संपत्ति उसे
मिल जाए और उस संपत्ति के संबंध में जो भी उसके संपत्ति विलकर्ता के द्वारा लिखे जा रहे हैं तो उन्हें भी वो फॉलो कर ले, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है, इसका चौथा भाग जो है वो बनता है इसका रजिस्टर्ड कराना। ये भी बहुत जरूरी है कि आप संपत्ति विल के संबंध में, वसीयत के संबंध में उसे रजिस्टर्ड अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड कराएं। अन्यथा आप देखेंगे कि जब भी कभी वसीयतें बनती हैं वो वसीयतें रजिस्टर्ड नहीं होती तो उन पर विवाद हो जाता है और वो मान्य न्यायालय के समक्ष जैसी उनकी वैल्यूएशन है प्रॉपर्टी के हिसाब से चैलेंज कर दी जाती हैं और वो वसीयतें बहुत सी लागू भी होती हैं, क्योंकि कुछ कहीं कहीं नॉन रजिस्टर्ड वसीयतों के कानून कुछ समय चले थे, लेकिन ज़्यादातर यह है कि रजिस्टर्ड वसीयत ही ज़्यादातर से मतलब यह है कि भारत सरकार का पार्लियामेंट द्वारा कानून पास है कि कोई भी कागजात बिना रजिस्टर्ड के चलेगा नहीं न्यायालय में, या उसे इन्फोर्समेंट नहीं कराया जा सकता बाय लॉ, ठीक है ना। इसलिए वसीयत का रजिस्टर्ड होना भी एक मुख्य भाग होता है जिसका रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। अब कहीं कहीं है कि वसीयत को रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है, जैसे कि कृषि लैंड में यूपी में है, पहले ये प्रावधान था कि भाई कानून दे दिया था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्टों के द्वारा कि अंतिम वसीयत जो है वो मानी जाती है वैसे व्यक्ति ने, चाहे पहली की हो, दूसरी की हो, तीसरी की हो, जो आखिरी में वसीयत की करता है ना वो वसीयत को माना जाता है। वरना पहली, दूसरी, तीसरी को कोई वैल्यू नहीं रहती, जो अंत में जो भी वसीयत की है वो उस वसीयत की वैल्यू होती है, ठीक है ना। और रजिस्टर्ड होना इसका मुख्य भाग है, रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है, अन्यथा उसे इन्फोर्समेंट नहीं कराया जा सकता, ठीक है नहीं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि वसीयत को, या मतलब कोई भी ट्रांसफर प्रॉपर्टी के संबंध में कागजात है उसका रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। नमस्कार।